नमस्कार, आप देख रहे हैं सच की पड़ताल और मैं हूं नगमा। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का कहना है कि वो बजट सत्र में पॉलीगमी या बहुविवाह, एक से ज्यादा शादी के खिलाफ विधानसभा में बिल लाने वाले हैं। उनके मुताबिक इस वित्तीय वर्ष में इसे वो कानून की शक्ल दे देंगे। दरअसल इस मुद्दे को ठीक से समझने की जरूरत है कि यह मामला है क्या। बहुविवाह या पॉलीगमी अलग अलग पर्सनल लॉ का हिस्सा है। बहुविवाह को फिलहाल मुस्लिम पर्सनल लॉ में मंजूरी मिली हुई है, यानी कि व्यवहारिक तौर पर भले ही ना हो लेकिन सैद्धांतिक तौर पर किसी मुस्लिम शख्स को 4 शादियों की इजाजत है। पहले हिंदुओं में भी पॉलीगमी का चलन था, लेकिन हिंदू कोड बिल में बस एक विवाह की इजाजत है। तो सवाल है कि क्या कोई राज्य सरकार इस पर कानून बना सकती है। इसको लेकर असम सरकार ने हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ की समिति बनाई और समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि ये कंकरेंट सूची का मामला है, यानी कि केंद्र और राज्य दोनों इस पर कानून बना सकते हैं, लेकिन चूंकि इस पर केंद्र का कानून बना हुआ है, इसलिए राज्य सरकार को कानून के लिए बनाने के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजना होगा। तो ये जो विशेषज्ञों की समिति है उसके मुताबिक इस पर कानून बनाना जरूरी है, क्योंकि इसका असर मौलिक अधिकारों पर पड़ रहा है, फंडामेंटल राइट्स पर, महिलाओं के। इससे मुस्लिम महिलाओं के जो मौलिक अधिकार हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उनका उल्लंघन होता है। लेकिन क्या ये बस पॉलीगमी का मामला है, बहुविवाह का, या ये समान नागरिक संहिता की तरफ बढ़ने की कोशिश भी है? सच की पड़ताल में आज हमारा सवाल है पॉलीगमी यानी बहुविवाह। असम में बहुविवाह पर रोक लगाने की तैयारी में हिमंता सरकार, क्या ये समान नागरिक अधिकार की दिशा में सही कदम है? आपके पास रोज की तरह 3 विकल्प हैं, हां, नहीं और कह नहीं सकते। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या एक से ज्यादा शादी पर पूरी तरह से रोक लगानी चाहिए और ये सही है? आपकी राय बताएंगे एक ब्रेक के बाद सच का मीटर में। इस वक्त हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, 2 खास मेहमान। सबसे पहले तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस समिति के, जो कमेटी बनाई गई थी विशेषज्ञों की, उसके सदस्य रहे बीजेपी नेता और जाने माने वकील नलिन कौली। बहुत धन्यवाद है आपका नलिन कौली हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप उस कमेटी के सदस्य हैं जिसने ये सुझाव दिए हैं। ये जो कमेटी बनी है उसके रेकमेंडेशन है कि पॉलीगमी को असम में खत्म कर दिया जाए और इस पर कानून बने, लेकिन सवाल ये उठता है कि इस कानून को बनाने की जरूरत ही क्यों महसूस हुई? ऐसा है, ये महिलाओं के अधिकार की बात है। यदि आप पॉलीगैमी को देखेंगे या जब विवाह होते हैं तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में हिंदुओं के लिए समाप्त हुआ। क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 में क्रिश्चियंस के लिए, ईसाई धर्म के लिए समाप्त हुआ। और जो पारसी एक्ट है 1936 का, 1936 का, उनके लिए। अब शरिया एक्ट है 1937 का, जिसमें पॉलीगैमी की अनुमति या प्रोटेक्शन है अगर मुसलमान भाई, मतलब कोई भी व्यक्ति एक से ज्यादा शादी करे। अब ब्रॉडली अगर आप आए, संवैधानिक रूप से अनुच्छेद 14 है। अनुच्छेद 14 इज राइट टू इक्वालिटी। अनुच्छेद 15 जिसमें यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। तो एक महिला दूसरे महिला को अलग आप 14 के तहत भी 15 के तहत नहीं कर सकते डिस्क्रिमिनेट। और अनुच्छेद 21 या आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। अब इसका प्रश्न आता है महिलाओं के अधिकार को लेकर, तो समाज में क्या ऐसा होना चाहिए? एक वहां पर चर्चा थी असम में, और मुख्यमंत्री जी ने फिर कहा, डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा जी ने कई महीने पहले, कि मैं इसको मैं एक धार्मिक या ये राजनीतिक रूप से नहीं, सामाजिक रूप से जब देखता हूं तो मैं चाहता हूं कि इस पर कुछ हो और इस पर एक पॉजिटिव माहौल में इस पर चर्चा हो। तो इसी के मद्देनजर ये एक सोच बनी कि एक समिति बने जो इसके कानूनी रूप से इसकी स्टडी करे। उस समिति में एक रिटायर्ड हाईकोर्ट जज है और उसका 4 सदस्य समिति में मैं भी उसका एक सदस्य। जी नहीं, ये बात सही है कि कोई भी शायद इसकी वकालत नहीं करेगा कि एक से ज्यादा शादी की इजाजत हो, अनलेस की कोई ऐसी वजह हो जिसके लिए इसकी जरूरत महसूस हो। लेकिन इसका असर किस पे पड़ता है? ये ज्यादातर इसमें मुस्लिम महिलाओं, आप कह रहे हैं महिला सशक्तिकरण की बात है, तो पर एक समाज जो है वहीं पर इसका ज्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ में जो है वो एक से ज्यादा शादी की इजाजत है। तो क्या मकसद सिर्फ मुस्लिम महिलाओं के सशक्तिकरण का है? इसका सीधा जवाब है कि मुस्लिम समाज में ही ज्यादा प्रचलित है। और मुझे कम से कम अगर मैं कहूं
कि मेरे जो एक और रूप से अगर मैं कहूँ तो ट्रिपल तलाक भी तो मुस्लिम महिला पीड़ित होकर वो सुप्रीम कोर्ट में उसको याचिका आई थी। तो ये विषय जो है ये महिलाओं के अधिकार के धार्मिक या राजनीतिक धार्मिक राजनीतिक नहीं है, पर ये हिंदुओं में भी पहले तो शादियां अलाउड थी, एक से ज्यादा इजाजत थी इसकी, लेकिन उसके बाद जब इस पर रोक लगी, बावजूद इसके शादियां तो होती हैं। दूसरी बहुत सारे मामले सामने ना आए, लेकिन मुसलमानों के अलावा भी दूसरे धर्म में भी एक से ज्यादा शादियां हो रही हैं। तो इस पे भी क्या सजा होगी, इसमें उन लोगों को भी सजा मिलेगी, इस तरह की बातें भी रिकमेंडेशन में है। हाँ, सजा नहीं, वो नॉट इन दैट एक्ट अलोन। भाई देखिए, ऐसा है, अगर कोई व्यक्ति शादी के तहत जहां पर अनुमति नहीं है दूसरा करे तो कंप्लेंट आने पे ही ना, याचिका आने पे ही कार्रवाई होगी ना। सरकार अपने आप से थोड़ी ना करती है, कंप्लेनेंट होता है किसी भी केस में। तो यहां पर अगर पहली पत्नी ने कंप्लेंट नहीं किया बिगमी के केस को लेके, तो फिर उसमें स्टेट अपने आप करे तो ये तो दखल अंदाज भी हो जाता है। बिल्कुल, स्टेट खुद ब खुद तो नहीं कर सकता, शिकायत आनी चाहिए। तो अब यही देखना होगा कि क्या इसका ज़मीन पे असर पड़ता है, कितना फ़र्क पड़ेगा इससे। और महिला सशक्तिकरण की ही सिर्फ ये बात है, क्योंकि ये जो है फिर ऐसा लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड तो अभी लागू किया नहीं गया है, और उसके बाद इसमें जो मुस्लिम पर्सनल लॉ का एक हिस्सा है वो ये भी है कि इसमें पॉलीगमी की इजाज़त है, तो उसको बदलने की कोशिश हो रही है। तो क्या ये उससे टकराता है, इसका पॉलिटिकल असर बिल्कुल देखा जाएगा इस पर। देखिए लगमा जी, मुझे कम से कम दो चीजें कहूंगा इस पे, क्योंकि हमारी समिति में 4 लोग थे। पूर्व हाईकोर्ट जज जस्टिस रूमी फूकन, वहां के महाधिवक्ता या एजी देवजीत साइकिया, मैं असम का सीनियर एडिशनल एडवोकेट जनरल हूं, और नकीबुर समान साहब जो मुस्लिम समाज के भी एक सीनियर एडवोकेट है। तो इस बात को हमने बहुत जजमेंट्स को स्टडी किया, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, संविधान को देखा, और उसमें 3-4 चीजें लिखी। पहली बात है कि कई सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट भी इस बात को लगातार ले, यूसीसी की एक अलग बहस है, लेकिन पॉलीगैमी को भी लेकर ये आया है। ट्रिपल तलाक के भी केस में पॉलीगैमी को चैलेंज करते हुए याचिकाएं हैं, उन पे सुनवाई नहीं हुई, अलग विषय है। और दूसरी बात क्या है कि अलग अलग जजमेंट्स में ये बात उठा था, जावेद वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, ऐसे कई जजमेंट्स हैं जहां विषय उठा था और कोर्ट ने सब संविधान और सबको स्टडी करते हुए, कुरान शरीफ को देखते हुए ये देखा था कि while it is permissible, it is not an essential practice of Islam। मतलब यदि कोई व्यक्ति 4 शादी या 3 शादी नहीं करे तो इसका ये अर्थ नहीं होता कि वो अच्छा मुसलमान नहीं है। उसकी एक मतलब सूरा 4:3 में एक हजरत साहब ने खुद कहा था, उसके तहत में इसकी अनुमति है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अनिवार्य है, इसेंशियल प्रैक्टिस है। इसीलिए मुस्लिम देशों में भी या तो बैंड है या किस सर्कमस्टेंस के तहत पॉलीगैमी हो सकती है या बहुविवाह हो सकते हैं, वो भी तय है कई देशों में, जो मुस्लिम बहुमूल्य देश है, जो इस्लाम आधारित चल रही है देश है। तो इसीलिए हम इसको प्योर देखते हैं इस महिला अधिकार का, क्योंकि ये मुझे ढूंढ के दीजिए उदाहरण, कितनी महिलाएं कहेंगे कि मैं चाहूंगी कि एक और विवाह आप करें, दूसरी करे, तीसरी करे, भूल जाइए कि मुस्लिम समाज से है या ट्राइबल समाज से। तो यहाँ महिला अधिकारों में कम से कम 21वीं सदी में ये भी करना काल्पनिक या अकाल्पनिक हो जाता है कि महिलाएं अगर कहकर आगे आकर कहेंगी कि हम चाहते हैं कि और महिलाएं एक व्यक्ति से शादी करें। बिल्कुल, शुक्रिया आपका नालन कोहली। आप उस कमेटी के सदस्य रहे हैं जिनका ये रिकमेंडेशन है कि पॉलीगमी के खिलाफ कानून बनाना चाहिए। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं फैजान मुस्तफ़ा, कानून के जानकार और साथ साथ इस्लामिक लॉज के जानकार भी हैं। फैजान साहब, इसमें ये बात सही है कि इस्लाम में जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उसमें ये ज़रूरी नहीं है, पॉलीगमी उसके कोई एसेंशियल बेसिक टेनेट्स में से नहीं है। तो ऐसे में क्या आप ये जो कानून बनने की बात हो रही है, जिसकी पहल हुई, कमेटी की रिकमेंडेशन है कि पॉलीगमी को खत्म किया जाए, आप इसे सिर्फ और सिर्फ महिला सशक्तिकरण के रूप में ही देखते हैं, क्योंकि ज्यादा तो ये मुस्लिम समाज में ही है। तो क्या ये जो पर्सनल लॉज हैं, जो शरिया लॉज हैं, उनसे इसका किसी तरह का टकराव होगा? नगमा जी, मुझे नहीं मालूम कि इस कमेटी ने कितनी की इंपेरिकल रिसर्च की, लेकिन अगर आप सरकार की तरफ से देखें, जो ऑथेंटिक रिकॉर्ड है वो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है,
और उसमें अगर आप देखेंगी तो आप पाएंगी कि क्रिश्चियंस में 2.1% पॉलीगमस मैरिजेस हैं। अब हो सकता है कि ये क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का मामला है जहां ज्यादा क्रिश्चियंस हैं, ये नंबर ज्यादा। फिर मुसलमानों में है 1.9% और फिर हिंदुओं में है 1.3%। अब ये 1.3% बहुत सीरियस चीज है, क्योंकि 1955 के बाद से हिंदुओं के लिए एक से ज्यादा शादी करना इलीगल। उस इलीगल होने के बावजूद अगर 1.3% है और लीगल होने के बावजूद अगर 1.9% है, तो मैं समझता हूं कि ये डिफरेंस सिग्निफिकेंट नहीं है। कौन लोग कर रहे हैं? पुअर, अनएडुकेटेड, रूरल लोग कर रहे हैं। साउथ की स्टेट्स में, झारखंड, उड़ीसा और बंगाल में ज्यादा हो रही हैं नॉर्थ की स्टेट्स के मुकाबले में। और सबसे ज्यादा अदर्स का नंबर है, 2.5% अदर्स हैं जो करते हैं। शेड्यूल कास्ट में नंबर बहुत ज्यादा है, 2.4% 2019 में था, जो कि 3.1% था 2005 और 6 में। अब ये देखिए कि जो बड़े बड़े सोशियोलॉजिस्ट हैं, दो नाम मुझे याद आ रहे हैं, J.H. लॉक और J.A. पैटरसन। इन्होंने ये कहा कि जब पॉलीगमी की लीगल सैंक्शन नहीं होती तो ये मोर और लेस इलीगल फॉर्म ऑफ कंकुबाइनेज में एग्जिस्ट करती है। ये सबसे खास चीज है कि हमने पॉलीगमी को हिंदुओं के लिए एबॉलिश किया 1955 में। 1955 तक हिंदुओं के लिए अनलिमिटेड नंबर बीवियों को रखने का हक था, जबकि आपको मालूम है कि 7वीं सदी से इस्लाम में सिर्फ 4 का प्रावधान है। इन 4 के बारे में भी जो कमेटी ने कहा वो बिल्कुल सही है कि ये एक एक्सेप्शन है, एक रेयर एक्सेप्शन है, एक खास सिचुएशन को एड्रेस कर रहा था। अगर सेक्स रेशियो समाज का बदल जाए तो वो उस सिचुएशन को कि मर्दों की बहुत सी डेथ हो गई वॉर्स में, बहुत सी विडोज थी, उनको रिहेबिलिटेट करने का एक ह्यूमैनिटेरियन प्रोविजन था। डेफिनेटली ये राइट नहीं है, ये एक्सेप्शन है। बट मैं ये समझता हूं कि आप ये सोचिए कि हमारे देश में जब हम लॉ बनाते हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि तकरीबन 2% ऐसी हिंदू वेमेन हैं जिनके हस्बैंड्स ने उनको अबंडन कर दिया, यानी वो सेपरेटेड या अबंडन वाइफ्स हैं। और आप ये सोचिए कि अक्सर उनमें से शादी कर ली है लेकिन उनको सजा नहीं हो रही, क्योंकि जो दूसरी मैरिज है उसका सोलोमनाइजेशन साबित नहीं हुआ। यानी आपको ताज्जुब होगा कि ऐसे केसेस हैं कि अगर दूसरी शादी कोर्ट मैरिज है तब भी आपको सजा नहीं होगी, और अगर आपने 5 फेरे सिर्फ लिए और 7 फेरे नहीं लिए तब भी आपको, क्योंकि 2 वैलिड मैरिजेस नहीं हुई, सजा नहीं होगी। आजकल के जमाने में मैं बार बार ये सोचता हूं, जब एनी नंबर ऑफ लिव इन पार्टनर्स को रखना जो है लीगल है, कितना इस लॉ से फर्क पड़ेगा, ये मेरे लिए एक अहम क्वेश्चन है। लेकिन मैं समझता हूं कि जो मुस्लिम उलेमा है या मुस्लिम कम्युनिटी है, उनको इस मामले में, जैसे मैं कहता हूं, ये नॉन कंटेंशियस इशू है जिस पर उनको खुद अपनी तरफ से आगे बढ़कर ये कहना चाहिए कि जो कंट्री का लॉ है वो हमारे ऊपर भी लागू हो। अब ये कि कुछ ऐसी एक्सट्रीम सिचुएशन होती है कि किसी की बीवी बहुत बीमार है, अब उसको अगर आप ये कहें कि वो उसको छोड़ दे और फिर दूसरी शादी करे, ये ज्यादा बेहतर है, या उसको भी रखे रहे और दूसरी शादी करे, ये ज्यादा बेहतर है, ये एक मॉरल डायलेमा है जिसको मैं समझता हूं कि लॉ मेकिंग में कंसीडर किया जाना चाहिए। बिल्कुल, अगर ये क्रिमिनल लॉ बन जाता है तो फिर जैसे कि इसमें कोई भी सजा होगी वैसे सजा होनी चाहिए। आपने सही कहा कि कंटेंशियस मुद्दा नहीं है और इसके ऊपर किसी तरह की कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि ये अब असम में अगर इसकी शुरुआत हुई है तो क्या इससे पॉलिटिकल तौर पे नहीं देखा जाएगा? क्योंकि अगर हालांकि आपने ये सही कहा
फैजान साहब की जो फर्क है मुसलमानों और हिंदुओं में बहुविवाह या पॉलीगमी को लेके 1.3%, 1.9% बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है। हिंदुओं में भी बहुत शादियां हो रही हैं, पर धारणा कॉमन ये है कि ये सिर्फ मुसलमानों में हो रहा है। ऐसे तो अब लिव इन रिलेशनशिप की आपने बात कही कि उसको कैसे आप रोकेंगे, ग्राउंड पर क्या फर्क पड़ेगा। यूसीसी अभी आया नहीं है, लेकिन लग रहा है कि जैसे उसकी तरफ एक कदम है, तो क्या ये शरिया से इसका कोई टकराव होगा और ये एक ऐसा मुद्दा बन सकता है? नहीं, नगमा ऐसा है कि बहुत मिथ है मुस्लिम लॉ के बारे में। देखिए, क्रिमिनल लॉ के सिलसिले में ऑलरेडी 1860 से इस्लामिक क्रिमिनल लॉ नहीं है, उसको एबॉलिश कर दिया गया। इस्लामिक एविडेंस लॉ को भी एबॉलिश कर दिया गया, इस्लामिक लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को भी एबॉलिश कर दिया गया। तो ये एक क्राइम अगर बनाया जाएगा तो क्राइम में तो जो कंट्री का जनरल लॉ होगा वो लागू होगा। क्वेश्चन मेरे लिए ज्यादा अहम ये है कि आप देखिए कि 227th रिपोर्ट जो लॉ कमीशन की थी, उसने 2009 में ये कहा कि जो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत बाइगमी पे लॉ है, यानी पॉलीगमी को एबॉलिश करने वाला लॉ है, इट इज इंडीड फुल ऑफ सीरियस शॉर्टकमिंग्स एंड लूप होल्स। तो हमारे पास जो लॉ है, उस लॉ में जो शॉर्टकमिंग और लूप होल है, हम उनको करेक्ट करें या उन्हीं लूप होल को सब पर लागू करें, ये मैं समझता हूं कि वो इशू है जिसको कंसीडर किया जाना चाहिए। और अगर आप देखिए जैसे चाइल्ड मैरिज है, तो चाइल्ड मैरिज में जो मैरिज है वो इनवैलिड नहीं होती है, इसलिए क्योंकि एक बच्चे की जिंदगी इन्वॉल्व है। इसी तरह अगर किसी ने किसी को धोखा देकर दूसरी शादी कर ली है, अब उसको सुप्रीम कोर्ट ने, आप सोचिए कि कह दिया कि वो मिस्ट्रेस है और उसका कोई राइट नहीं है, तो ये सिचुएशन जो डी वेलुस्वामी में थी, ये अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। तो जो सेकंड वाइफ्स हैं उनके राइट्स का प्रोटेक्शन होना चाहिए। और हमें ये समझना चाहिए कि जब हम पॉलीगमी की बात कर रहे हैं तो ये वो सिचुएशन नहीं है कि किसी की एक वाइफ थी, उसे डिवोर्स हो गई या वो मर गई और उसने दूसरी शादी कर ली, उसको आप ये नहीं कह सकते कि उसकी 2 बीवियां हैं, क्योंकि एक समय में उसकी एक ही बीवी है। और आज के जमाने में ना डिवोर्स एक काबू है और डेथ तो जाहिर है कि किसी इंसान के हाथ में नहीं है। मैं ये समझता हूं कि ये जो पॉलीगमी का बैन है, इससे आप देखेंगे इवेंचुअली कि ग्राउंड पर बहुत ज्यादा एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन नहीं होगा। एक सेंटिमेंटल मामला है, देश का कानून ज्यादातर लोगों को इजाजत नहीं देता, तो मुसलमानों को भी वो इजाजत ना दी जाए और मुसलमान खुद आगे बढ़कर अगर ये बात कहें, तो वो मैं समझता हूं कि बड़ी अच्छी एक शुरुआत होगी। आपने देश का कानून इजाज़त नहीं देता ज़्यादातर लोगों को, तो फिर मुसलमानों को भी ये आगे बढ़कर खुद कहना चाहिए। लेकिन जैसा आपने ये भी कहा कि एक इमोशनल मामला है, तो इसको समझना भी ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया आपका फैज़ान साहब इसकी पूरी पेचीदगियों को समझाने के लिए। हम एक ब्रेक ले रहे हैं इस वक्त, आगे देखेंगे सच का मीटर, आप लोगों की इस पर क्या राय है। तो आज का सवाल, पॉलीगमी यानी बहुविवाह, असम में बहुविवाह पर रोक लगाने की तैयारी में हिमंता सरकार, क्या ये समान नागरिक अधिकार की दिशा में सही कदम है? इस पर हमारे पास करीब 8,000 लोगों की राय आई है, जिनमें 52% मानते हैं नहीं और 44% को लगता है कि हाँ ये ठीक है और 4% की इस पर कोई राय नहीं है। सच की पड़ताल में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।